Hello guys, welcome to my YouTube channel Arts Academy. So today we are going to see what is Vedic period and along with it we are going to see some other factors जिसमें हम देख सकते हैं कि ये वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ इसका ओरिजिन पाया गया है। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे ये जो चार वेदास बेसिकली जो हिंदुइज़म में पाए जाते हैं उनका और ये आर्यंस का आखिर रिलेशन क्या है और ये आर्यंस थे कौन और कहाँ पे पाए गए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आर्यन राजाओं के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे एडमिनिस्टर करते थे अपने किंगडम को। साथ में हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे वैदिक पीरियड के टाइम पे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हर एक रीजन के राजाओं को कुछ नाम दिए गए और उन नाम से उनकी विशेषता बताई जाती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। मैं आशा करती हूँ आप सब उसे जानने के लिए बहुत ही रुचि के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ। तो वैदिक पीरियड जो है वो 1500 BC में स्टार्ट हुआ और 600 BC तक चला। अब आप ये सोचेंगे ये टाइमलाइन उल्टा क्यों जा रहा है, क्योंकि हम ये जो टाइम पीरियड होता है उसे हमेशा जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट करते हैं जो कि कॉमन एरा माना जाता है और ये BC जो होता है वो होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के समय को हम BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। सो ये टाइम पे जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए और वो नॉर्थन इंडिया के पार्ट में पाए गए। नॉर्थन इंडिया पार्ट में आप देख सकते हैं यूपी, राजस्थान, पंजाब, ये सब रीजन में, जम्मू कश्मीर, ये सब रीजन में आर्यंस बेसिकली पाए गए स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक हिस्टोरियन और एक फ़िलोसोफर का नाम दिया गया है मैक्स म्यूलर, जिन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस है सब कहते हैं लोग हैं जो कोई सेंट्रल एशिया पार्ट से आए और इंडिया में आके रहने लगे जो कि नॉन ओरिजिनेटेड इंडियंस थे, बट वो इंडिया में आके उन्होंने अपनी एक जगह बना ली। पर ये जो मैक्स म्यूलर हैं इन्होंने अपने स्टडी के हिसाब से ऐसा कहा कि ये जो शब्द है यहाँ पे एनोमली, इसका अर्थ होता है कुछ अलग, कुछ हटके। इन्होंने सबसे हटके कुछ अपने थियोलॉजीज़ निकाली जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो आर्यंस है वो कोई लोग नहीं हैं बल्कि एक अलग सी भाषा है। और अलग सी भाषा यानी कि जो आर्यंस थे उनकी भाषा आप सबको पता है संस्कृत थी। अब आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी और एक मतलब दिलचस्प बात है जो मुझे पता है और मैं चाहती हूँ आप सबको भी पता हो कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि दुनिया के सबसे बड़े शब्द अगर आप कोई भाषा में ढूंढेंगे तो वो है संस्कृत में, जिसमें का एक शब्द भी काफ़ी सारे सिलेबल्स और शब्दों से भरा पड़ा है, जिसके वजह से संस्कृत भाषा को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अच्छे नाम से व्याख्यात भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बताया गया कि ये जो आर्यंस थे वो वैदिक कल्चर पे बेस्ड थे। वैदिक कल्चर बेसिकली ये होता है जो कि वेद पुराणों पे बना होता है और ये जो वेद है, वेद शब्द का अर्थ ही होता है नॉलेज यानी ज्ञान, यानी कि ये जो आर्यंस थे वो ज्ञान का सागर थे और ये इंडिया में आए, ये भारत देश में आए ताकि ये ज्ञान को और प्रसारित कर सके और सबको ज्ञान प्रदान कर सके। और ये ना जो वेदास थे वो बेसिकली ना हिंदुइज़्म को और ज़्यादा फेमस करने के लिए यूज़ किए गए और ये जो वेदास थे इसमें हिम्स, प्रेयर्स, चार्म, लिटेनीज एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूले होते थे। जो ये हिम्स होते हैं यानी मंत्र होते हैं, प्रेयर यानी प्रार्थना होती है, चार्म्स यानी जादुई शक्तियाँ जो हम करते हैं उसके लिए जो शब्दों का उच्चारण होता है उसे चार्म्स कहते हैं। और साथ ही लिटनीज जो होते हैं वो हम देख सकते हैं बहुत सारे पाठ होते हैं, रुद्रीज होते हैं जो कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स परफॉर्म करते हैं, उसे लिटनीज कहते हैं। सैक्रिफिशियल फॉर्मूले यानी कि बहुत सारे जोक टोटके जिससे एक
ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। और ये सब हमारे हिंदुज़म के 4 वेद में पाया गया, जिसमें से पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक इंसान कैसे एक सोशल लाइफ को प्रॉपर वे में जी सकता है, ये सब बताया गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कैसे एक इंसान को सोशली बिहेव करना चाहिए, और एक इंसान की क्या ड्यूटीज़ है, लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बताया गया। सामवेदा में इसमें म्यूज़िक वगैरह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। सारे गान की अलग अलग विधियाँ, लाइक हम देख सकते हैं तानसेन ने बहुत सारे तरह से गाने गाए, जैसे कि तानसेन का मल्हार, जो कि बारिश कर देता था उनकी वाणी से। साथ में अगर हम अथर्ववेद देखेंगे तो इसमें हमको मैजिकल वर्ड्स एंड स्पेल्स मिलते हैं, ब्लैक मैजिक, या फिर जो ऐसे ऐसे मंत्र होते थे जो नॉर्मल इंसान के काम में नहीं होते थे, पर इनका भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रहा है हिंदुइज़म में। और क्या आप जानते हैं, मतलब आज जो हम टेक्नोलॉजीज़ या फिर साइंस वगैरह में बिलीव कर रहे हैं, वो हमको लगता है हमने अब डिस्कवरीज़ की, पर इनका जो उल्लेख है वो बहुत ही पहले वेद में हो चुका है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम जो जनरेटर देखते हैं वो हमें लगता है आज के वैज्ञानिकों ने बनाया, पर ये सरासर गलत है। इनका उल्लेख वेद पुराणों में भी हो चुका है कि कैसे एक जनरेटर बनाया जा सकता है, बिजली का उत्पादन कैसे हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, और भी बहुत सारे यंत्र हैं, तंत्र हैं, जो कि वेदों में उल्लेखित है। आगे हम देखेंगे आर्यंस के माइग्रेशन पैटर्न क्या थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यंस थे वो कैटल रेयरर थे, यानी कि चरवाहे, और उनकी कोई एक फ़िक्स जगह नहीं थी रहने की, वो जहाँ भी चाहे वहाँ चले जाते थे। तो ये सेंट्रल एशियन पार्ट से आकर इंडिया में रहने लगे। ये मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं इंडो आर्यन रूट्स दिखाए गए हैं। हिंदू कुश प्लेट्यू ऑफ ईरान के साइड से ये आए और इंडिया में सेटल हो गए, नॉर्थन इंडियन पार्ट में। आगे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट दिखाया गया है। इसमें आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ आर्यंस was based on the working of Rajan. Rajan was the head of the administration. We all know that Raja is the chief of a tribe or a place. तो राजा हमेशा हेड होता था वो एरिया का, वैदिक पीरियड में भी, और उनके नीचे ही सब फंक्शनिंग होती थी। अब यहाँ पे जो राजा का पोस्ट होता था वो हेरिडेटरी होती थी। युवराज के पिताजी राजा हैं तो वो युवराज हमारे नेक्स्ट होने वाले राजा बनेंगे। पर बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि इलेक्शंस भी होते थे, और ये इलेक्शन जो है वो असेंबली के अंडर कंट्रोल किए जाते थे, जिस असेंबली को समिति कहा जाता था। ये समिति में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि आज के पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं। ये जो राजा होते थे उनका जो मेन फंक्शनिंग था वो था लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट करना उनको, और जो गाय भैंस बकरी इनकी भी चोरी पहले बहुत होती थी तो उन्हें भी बचा के रखना था। और वो युद्ध भी लड़ते थे लोगों को बचाने के लिए, वो प्रेयर्स ऑफ़र करते थे भगवान को, उनकी सब्जेक्ट्स को और उनके प्रजा को, ताकि भगवान बचाए, उनकी रक्षा करे। फिर बहुत सारी सभा समिति विधाता गण बहुत कुछ ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, और मिलिट्री रिलीजियस फंक्शन के लिए ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। और मेन चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी मैं लास्ट पॉइंट में इज़ वुमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता इन ऋग्वेदिक टाइम। लाइक यू ऑल विल बी शॉक टू नो कि हम कहते हैं कि वुमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता हिंदुइज़म में, बट जब आर्यंस आए थे, जब उन्होंने वेद को इंटरप्रेट किया था, तब वुमेन्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिला था एज ऑफ मेंस। इसके वजह से उन्हें भी सभा एंड विधाता में प्रॉपर प्लेस मिला था टू अटेंड द असेंबली, एंड उनके भी ओपिनियंस को एकदम इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था। सो दैट इज़ द पॉइंट आई गेस यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो, एंड
that is important, I guess, to show the equality even at the Vedic period time. But from the political point of view, important were the Sabha and Samiti. वुमेंस के इम्पोर्टेंट थे मैटर, पर इंडिविजुअली वुमेंस के नहीं थे. वो जो मेन पार्ट था वो सभा समिति का, अगर वो मेंबर्स हैं तो उनकी भी बात को कंसिडरेट किया जाता था. और ये जो किंग थे ना, उनको कुछ लोग असिस्टेंस के लिए मिले थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होते थे पुरोहित. नाउ पुरोहित आर द ब्राह्मण्स हु यूज्ड टू गाइड द किंग, हु यूज्ड टू गाइड द राजन. मतलब ये जो पुरोहित होते थे वो राजन को इंस्ट्रक्ट करते थे कि कैसे एक किंगडम की फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ धर्म. कभी भी धर्म के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं करना चाहिए. अगर धर्म है तो राज्य रहेगा. और ये काम पुरोहित का था कि वो राजा को सही मार्ग दिखाएं और उस मार्ग पे चलने की अच्छे से निर्देशन दे. लाइक हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह टाइम पे भी पुरोहित उनके कौटिल्य पाए गए, पर वो तो काफ़ी बात की बात है. पर ये टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि पुरोहित वैदिक पीरियड में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. और वो टाइम के ऋग्वैदिक पीरियड के 2 इम्पॉर्टेंट पुरोहित थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र. इनका उल्लेख रामायण में किया गया है. वशिष्ठ जो थे वो राम जी के पुरोहित थे, तो उन्होंने उनको हमेशा मतलब गाइड करते थे, उनके गुरु थे, उनको पढ़ाए लिखाए थे राम जी को. विश्वामित्र भी वो टाइम पे पुरोहित थे बहुत सारे राजाओं के. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग सीम्स टू बी सेनानी. सेनानी सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि जो कमांडर इन चीफ होता है, जो मिलिट्री पावर को कंट्रोल करता है और मिलिट्री को असिस्ट करता है. उसके बाद जो प्रिंस थे उन्होंने ना बलि वगैरह में बहुत ज़्यादा इनिशिएट करते थे, राजा को हेल्प करते थे कि जो भी बलि वगैरह होगी, ऑफरिंग वगैरह होगी गॉड वगैरह को, तो उसमें उनका हेल्प प्रॉपरली पाया गया है. और बहुत सारे केसेस वो टाइम पे आते थे, जैसे कि थेफ्ट ऑफ काउज मैंने आपको बताया था, और फिर चोरी चकारी की केसेस बहुत ज़्यादा आते थे. तो उसके लिए किंग ने स्पाई, यानी कि आप बहुत सारे शोज़ में भी देखे होंगे कि कुछ लोग जो छुप के देखते हैं गांव सही से चल रहा है कि नहीं, राज्य प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. तो ये सब चीज़ों के लिए राजा ने कुछ लोगों को असिस्ट किया था कि वो गांव में रहकर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग देखे, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो राजा को बताए, ताकि राजा उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके या फिर कुछ कठोर निर्णय ले सके. फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब एक राज्य को चलाना है तो उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि जो पहले वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तो वुमेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, पर लेटर वैदिक पीरियड में ये सब डिग्रेड हो गया और जो विधाता था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया. खाली सभा समिति पाए गए और उनके भी फंक्शनिंग जो थे काफ़ी बदल गए. और ये जो वुमेंस का मैंने आपको बताया कि पूरा ही निकल गई वुमेंस, और जो नोबल ब्राह्मण्स थे वो डोमिनेट करने लगे अब. और फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम, सबको ऐसा लगने लगा, पहले लोग ये ट्राई करते थे कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करें, कम से कम वॉर करें. कैप्चरिंग तो था बट इतना नहीं. पर अब सबको किंगडम बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वॉर्स वगैरह होने लगे. फिर उसके बाद ट्राइबल अथॉरिटी जो थी वो टेरिटोरियल हो गई. पहले कैसे होता था कि जो ट्राइब्स थे वो कॉमन पीपल में भी मिल के रहने लगते थे, पर अब सब जो ट्राइबल पीपल थे वो अलग हो गए. वो बोले कि हमको अपना प्रॉपर अलग फंक्शनिंग करना है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो गई वो सब. द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड. अब ये शब्द जो है राष्ट्र यानी कि एक किंगडम, वो आ गया इस पीरियड में. द किंग परफॉर्म्ड राजसूय सेक्रीफाइस. किंग राजसू यज्ञ परफॉर्म करता था टू प्रूव दैट ही इज़ द अल्टीमेट पावर. फिर उसके बाद राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया, जिसमें क्या होता है कि एक सफ़ेद घोड़े को खुला छोड़ा जाता है टू इंडिकेट दैट king is the most powerful person, like the king who is leaving the horse open is the most powerful authority.
अगर उस हॉर्स को कोई और राजा रोक रहा है, इट मीन्स दैट वो राजा ये परफॉर्मिंग किंग से वॉर करना चाहता है। तो अगर कोई उनसे ज़्यादा पावरफुल होता था तभी वो हॉर्स को कोई रोकता था, वरना वो हॉर्स को खुला छोड़ देते थे और वो पूरे फील्ड में ऐसे ही चलता था। और अगर कोई उस हॉर्स को रोका नहीं तो फाइनली दे यूज्ड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड वाजपेयी और कैरियट रेस। तो कैरियट रेस वगैरह भी इज़ अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रेस था वो, तो इन्जॉयमेंट के लिए ये सब परफॉर्म करते थे राजाएं। During this period, collection of tax and tributes, the king officer called संग्रहित्री, ये टाइम पे जो टैक्स और ये ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते थे किंग के ऑफिसर, उन्हें संग्रहित्री कहा जाता था। संग्रह यानी कि कुछ चीज़ को कलेक्ट करना, संग्रह करना। और वहाँ पे ना एक रिचुअल था कि अगर एक राजा ना जो वॉर है उसमें जीत गया तो उसे जाके कॉमन पीपल के साथ उनके थाली में, सेम थाली में खाना पड़ता था, टू शो दैट किंग इज़ डाउन टू अर्थ। मतलब उसमें थोड़ा भी अहंकार नहीं है कि मैंने राज्य जीत लिया, बल्कि वो डाउन टू अर्थ है और वो अपने राज्य के लिए जो भी कर रहा है राज्य के लिए कर रहा है, खुद के लिए नहीं। आखिर में हम देखेंगे रीजन्स एंड किंग। सो जो ईस्टर्न किंग थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो किंग्स पाए गए उन्हें सम्राट बुलाया जाता था। वेस्टर्न पार्ट में सुव्रत बुलाया जाता था। नॉर्थन किंग को विराट कहा जाता था और साउथर्न किंग को भोज। जो सेंटर को रूल करते थे उन्हें कहा जाता था महाराजाधिराज, क्योंकि दे वेर द अल्टीमेट किंग, सेंटर को ही वो कंट्री के रूल कर रहा है। I guess this video was informative for all of you and you all enjoyed to learn from this video. आगे ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल आर्ट्स एकेडमी पे। कीप शेयरिंग, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।